नमस्कार। आज हम स्वर संधि के एक भेद यण संधि का अध्ययन करेंगे। इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसकी पहचान देखेंगे। ई प्लस ई प्लस ई को छोड़कर कोई स्वर आए तो ई के स्थान पर यह हो जाता है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई हो और उसके बाद ई को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आता है तो हम ई के स्थान पर यह कर देते हैं। ऊ के साथ कोई अन्य स्वर आता है तो उसमें उ के स्थान पर वह हो जाता है। अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण उ हो और जो दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण जो है उ और उ को छोड़कर कोई भी यदि स्वर आता है तो उ के स्थान पर वह हो जाता है। यदि उ प्रथम पद में और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी उ है तो वहां यण संधि ना होकर वहां दीर्घ संधि होगी। अगला है री के साथ अन्य स्वर आता है, अर्थात प्रथम पद में री हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण री ना होकर उसके अलावा कोई भी यदि स्वर आता है 11 स्वरों में से तो उसमें री के स्थान पर रे आएगा। ये इसकी तीनों इसके मुख्य नियम है, अर्थात ई उ और री। इसमें दूसरे तरीके से ये भी याद कर सकते हैं, ई का यह, उ का वह और री का रे। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। पहचान कैसे करेंगे? यह वैसे पूर्व स्वर रहित व्यंजन का होना, अर्थात हम सीधे तौर पर किसी उदाहरण को देखेंगे और यदि वहां कोई भी संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण में यदि यह है और वह है और उससे पहले कोई भी स्वर रहित वर्ण है तो वहां यह निश्चित रूप से समझ लो कि वहां यण संधि। इसको पहचानने का एक शॉर्ट तरीका है। जैसे इसमें देखेंगे अत्यल्प इत्यादि अन्वीक्षण, इसमें यह से पूर्व तय आ गया, ये से पूर्व तय आ गया और इसमें वैश्य से पूर्व न आ गया। तो ये हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसमें उदाहरण देखेंगे हम। जैसे पहला उदाहरण है इसका अध्यक्ष। अब इसमें पहचान कैसे करेंगे कि इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है? प्रथम दृष्टया हम देखेंगे कि यह है बीच में और यह से पूर्व आधा वर्ण है, अर्थात स्वर रहित वर्ण है, तो निश्चित रूप से यहाँ यण संधि की बहुत ज्यादा संभावनाएं हो जाती है। अब हम इसका विच्छेद करेंगे। अधि प्लस अक्ष। यहाँ ये ध्यान रखना है कि अधि छोटा ई की मात्रा आएगी, इसमें अधि को बड़ा नहीं करना है। जैसे ही हम इसको अधि को बड़ा करेंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा और यह इसका सही संधि नहीं हो पाएगा। अधि प्लस अक्ष। अब यहाँ हम इसको अधि का ध्वनि विच्छेद करेंगे। ए ध प्लस ई। यहाँ ध्वनि विच्छेद नए बच्चों के लिए जरूरी इसलिए है कि जो आर्ट्स फैकल्टी के बच्चे होते हैं उनको तो ध्वनि विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो साइंस फैकल्टी के बच्चे हैं, कॉमर्स फैकल्टी के बच्चे हैं, उनको इस टॉपिक को समझने के लिए इन शब्दों का ध्वनि विच्छेद करना जरूरी होता है। इसलिए थोड़ा सा इसको टॉपिक को बढ़ाया जा रहा है। अध प्लस ई प्लस अक्ष। यहाँ अंतिम वर्ण में ई आ गया, ई के बाद कोई भिन्न स्वर ए है तो यहाँ सीधा सा इसका नियम ये बनता है ई के स्थान पर ये हो जाएगा। तो अध प्लस ये प्लस अक्ष। यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमें यह को हलंत करना है, अर्थात स्वर रहित करना है। यदि स्वर रहित नहीं करेंगे तो इसकी संधि नहीं होगी। अब यहाँ इसका शब्द में देखेंगे कि ए ध और ये इसमें जो ये है ये आधा है, इसमें इस ए स्वर को मिला देंगे और शब्द बन जाएगा हमारा अध्यक्ष। नेक्स्ट देखेंगे हम अत्यल्प। अति प्लस अल्प। यहाँ अति का हम ध्वनि विच्छेद करेंगे। अत प्लस ई प्लस अल्प और ए तय प्लस यह प्लस अल्प, अर्थात यह ई के स्थान पर यह हो गया। ई के बाद भिन्न स्वर है अर्थात ई नहीं है तो इसका जो यह ध्वनि विकार हुआ और ई के स्थान पर यह हुआ और ए तय यह लेप और ये एक साथ जब हम लिखेंगे तो ये शब्द बन गया अत्यल्प। नेक्स्ट देखेंगे जैसे हम इसमें अद्युडा। ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत आता है परीक्षाओं में और इसको थोड़ा गौर करके देखिए। पहचान कैसे करेंगे? ये से पूर्व ये आधा वर्ण है तो निश्चित रूप से यह यण संधि होगी, यण संधित है। लेकिन हम इसका जो विच्छेद है वह किस तरीके से करें कि दोनों शब्द हैं, विच्छेद होने वाले दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ होना चाहिए। यदि उनका सार्थक अर्थ नहीं होता है तो वह उसका विच्छेद सही नहीं है। ज्यादातर ऐसे शब्दों में अधि उपसर्ग यही आता है, यदि हम अधि बड़ा करते हैं तो उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। अधि प्लस उड़ा। अब यहाँ इसमें हम अधि का ध्वनि विच्छेद करेंगे तो अध प्लस ई प्लस उड़ा
और अद प्लस ये प्लस उड़ा, अर्थात यहाँ हम इ के स्थान पर यहाँ हमने यह कर दिया और अद प्लस इसमें ये यू कैसे बना, ये में उ की मात्रा हमने लगा दी तो यू बन गया प्लस ढा और शब्द बना हमारा अध्युढा। नेक्स्ट देखेंगे हम पित्राज्ञा। यह एग्जाम्पल भी अक्सर आता रहता है परीक्षाओं में, इसमें ध्यान रखेंगे कि पितृ प्लस अज्ञा, तो इसका जब हम पितृ का ध्वनि विच्छेद करेंगे तो पित, हमने इस री को जानबूझ के इससे अलग किया है कि समझ में आ जाए एग्जाम्पल, प्लस आज्ञा और पित प्लस ये री के स्थान पर यहाँ र हो गया और ये आज्ञा हमने यहाँ लिख दिया और ये पीत और ये रा कैसे बना, इस रे में ये आ स्वर मिल गया और पी त रा और ज्ञा और शब्द बना हमारा पितृज्ञा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वागत। स्वागत में वह है और वैसे पहले एक ये स्वर रहित वर्ण आ रहा है स, तो निश्चित रूप से यहाँ यण संधि है। तो सु प्लस आगत, सु का हम ध्वनि विच्छेद किया तो स प्लस उ प्लस आगत और स प्लस उ के स्थान पर ये वह हो गया और शब्द बन गया, ये लास्ट में बच गया आगत और यहाँ स और इसे ये वा कैसे बना, वे में ये आ मिल गया और ये हो गया वा और वागत और स प्लस वागत और जब हमने इसको इसका संधि किया तो शब्द बना हमारा स्वागत। नेक्स्ट देखेंगे हम अन्वय। अन्वय में वह है और वह से पहले आधा वर्ण आ गया तो निश्चित रूप से यहाँ हमें ये यण संधि मिलेगी। जैसे ही हमें यह और वह से पूर्व कोई भी आधा वर्ण मिलता है, स्वर रहित वर्ण मिलता है, तो हमें वहाँ बिना सोचे समझे भी यदि हम उसको करेंगे तो वह वहाँ निश्चित रूप से यण संधि मिलेगी। इसमें देखेंगे इसका विच्छेद करेंगे तो अनु प्लस ए न प्लस उ, ये जहाँ भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वहाँ मैं इसका ध्वनि विच्छेद इसलिए कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। हमने न में से यहाँ उ को अलग कर दिया प्लस ए लिखा और अन प्लस व प्लस ए और फिर अन प्लस व प्लस ए। ये ध्यान रखना, यहाँ देखना कि यहाँ व का मैंने हलंत हटा दिया है, इसलिए हटा दिया है कि ये ए जो स्वर है ये मैंने यहाँ इस व में मिला दिया है और शब्द बना हमारा अन्वय। नेक्स्ट देखेंगे हम स्वल्प। सु प्लस अल्प, से का ध्वनि विच्छेद किया से प्लस उ को अलग निकाल के रखा, फिर अल्प और ये हुआ से प्लस व प्लस अल्प, दोनों हलंत हैं अर्थात दोनों जो वर्ण है वह स्वर रहित है। से प्लस व में तो ये ए स्वर मिल गया, से आधा ही रहेगा क्योंकि इसके पास कोई भी स्वर नहीं है, प्लस लप और इसका शब्द बना हमारा स्वल्प। नेक्स्ट देखेंगे हम मातृक्षा। मातृ प्लस इच्छा, इसका मातृ का ध्वनि विच्छेद किया, मात प्लस री प्लस इच्छा और मात प्लस री के स्थान पर रे हो गया संधि के नियमानुसार प्लस इच्छा और मात प्लस ये रिच्छा, ये ई है इस रे में मिल गया रिच्छा और शब्द बना हमारा मातृक्षा।